एक गांव में हीरा नाम का एक नाई रहा करता था, जो अपने आप को गांव का सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति समझता था। एक दिन वह सरपंच की कटिंग बनाते हुए सरपंच को बहुत गौर से देखे जा रहा था। सरपंच ने कहा, क्या बात है हीरा नाई, आज तेरा ध्यान कटिंग बनाने पर कम और मुझे देखने पर ज्यादा है। हीरा बोला, सरपंच जी, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे सिर्फ हीरा कहा कीजिए, मेरे नाम के आगे नाई मत लगाया करो। सरपंच ने कहा, क्यों, अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए तुझे शर्म आती है? हीरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है सरपंच जी। सरपंच ने कहा, अबे ये क्यों नहीं कहता कि तुझे अपने नाम के आगे नाई लगाते हुए शर्म आती है? तू एक नाई है, तेरा बाप भी एक नाई था, यहाँ तक कि मैं तेरे दादा को भी जानता था, वो भी नाई थे। तो एक खानदानी नाई है, इसलिए तेरी पहचान तेरे काम से ही होगी। अगर तुझ में कोई काबिलियत है तो छोड़ दे ये काम और कर कोई और काम, लेकिन अपने काम को लेकर कैसी शर्म। हीरा बोला, अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, मुझे मेरे इसी पेशे से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। सरपंच ने कहा, कैसी परेशानी? हीरा ने कहा, मेरी उम्र 38 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन कोई भी लड़की मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं। सरपंच ने कहा, मुझे पता है तुझे लड़की सुंदर चाहिए, जबकि तूने कभी अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी। एक बार मेरे कहने पर अपनी शक्ल आईने में गौर से जरूर देखना। हीरा ने कहा, शक्ल का मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ सरपंच जी। सरपंच ने कहा, अगर इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं है। अब सीधे सीधे बता, मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहा था, क्या कहना चाहता है? हीरा ने कहा, आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ? सरपंच ने कहा, अरे जब अपनी आंखें छड़ा छड़ा कर मेरे चेहरे को इतनी गौर से देखेगा तो मुझे यही लगेगा ना कि तू कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहता है तू? सरपंच की बात सुनकर हीरा हिम्मत करके सरपंच से बोला, वो बात ये थी सरपंच जी, अब कैसे बोलूं? सरपंच ने कहा, अरे अपने मुंह से बोल। हीरा बोला, हाँ मुंह से ही बोलूंगा सरपंच जी। आपकी बेटी मीनाक्षी की अभी तक शादी नहीं हुई ना, वो भी लगभग 36 वर्ष के आसपास है। आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दीजिए। हीरा की बात सुनकर सरपंच गुस्से से आग बबूला होकर खड़ा हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ हीरा के गाल पर जड़ दिया और कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है हीरा, जानता भी है तू क्या बोल रहा है। तेरा बाप मेरे पिता का खास नाई था, सिर्फ तेरे बाप का लिहाज करके तुझे सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर तेरी जगह कोई और ये बोलने की हिम्मत करता ना, तो मैं उसकी मार मार कर हड्डी पसली एक कर देता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की? हीरा बोला, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया सरपंच जी, मैंने तो सिर्फ आपकी बेटी से शादी करने के लिए बोला है। सरपंच ने कहा, अबे बेवकूफ, तू एक नाई है, नाई। तेरा और मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता। मेरी बेटी के बारे में सोचने से पहले एक बार अपना पैसा तो देख लेता। और चल, एक बार को मैं तेरा पैसा भी भूल जाऊं, पर क्या तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? किसी पुराने पेड़ का गठिया सड़ा हुआ खजूर दिखता है तू? इतना कहकर सरपंच गुस्से से बाहर चला गया। सरपंच की बात हीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हीरा बोलो, तू है तुझ पर। अरे अगर मैं नाई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है?
क्या मेरे कोई अरमान नहीं है, मेरे कोई सपने नहीं है। ये गांव का सरपंच अपने आप को समझता क्या है। नहीं रहना मुझे इस गांव में और नहीं करना मुझे अब ये नाई का धंधा। अब तो मैं सरपंच की बेटी से विवाह करूंगा और अब इस गांव में कुछ बनकर ही लौटूंगा। अगले दिन हीरा ने अपनी नाई की दुकान बंद कर दी और नए धंधे की तलाश में वो दूसरे गांव की ओर चल दिया। वह जंगल के रास्ते में ही था कि तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज़ टकराई। साधु ने कहा, आगे मत जाना बेटा, आगे एक शेर बैठा हुआ है। हीरा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है महाराज, शेर घने जंगलों में होते हैं। साधु ने कहा, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ, यकीन नहीं आता तो कुछ देर मेरे पास बैठ जा। हीरा साधु के पास बैठ गया। कुछ ही देर में एक शेर दहाड़ता हुआ आकर उन दोनों को घूरने लगा। हीरा नाई बोला, महाराज ये शेर तो हम दोनों को खा जाएगा, आपने तो मुझे मरवा ही दिया। साधु ने कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं तेरे साथ हूँ शेर तेरा कुछ नहीं करेगा, ये कुछ देर में चला जाएगा। शेर कुछ देर बाद जंगल की ओर चला गया। हीरा बोला, आप तो वाकई बहुत पहुँचे हुए महात्मा हो। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ कि तू एक नाई है और नाई का धंधा छोड़कर तू दूसरे धंधे की तलाश में दूसरे गांव जा रहा है ताकि कुछ बनकर अपने गांव आओ। हीरा ने कहा, आप तो अंतर्यामी निकले महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, क्या चाहता है तू? हीरा बोला, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह सरपंच की लड़की से हो, लेकिन मेरे काम को देखते हुए सरपंच अपनी बेटी का विवाह मुझसे नहीं करता। इसीलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया, क्योंकि वे सब मुझे नाई नाई बोलकर ही पुकारते हैं। इसी वजह से मैं 38 वर्ष की उम्र में भी कुंवारा हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे अपनी मायावी शक्ति से धन दौलत तो नहीं दे सकता। हीरा नाई ने कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। साधु ने कहा, मैं तुझे एक शक्ति दे सकता हूँ। हीरा ने कहा, कैसी शक्ति महाराज? साधु ने कहा, तू जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ देर तक गौर से देखेगा तो तू उस व्यक्ति का कुछ देर बाद भविष्य देख लेगा। हीरा नाई ने कहा, दूसरों के भविष्य को देखने से मुझे क्या फायदा मिलेगा महाराज? साधु ने कहा, खुद को बहुत चतुर समझता है ना तू, अपनी चतुराई से इस शक्ति का फायदा उठा ले, मगर याद रखना, अगर तू मेरी दी हुई शक्ति का फायदा अपनी चतुराई से उठाने में कामयाब हो जाता है तो ये कभी मत भूलना कि तेरा अतीत क्या था। नाई ने कहा, क्या मतलब महाराज? मतलब कि तू एक नाई था और हाँ, मेरी दी हुई शक्ति का प्रयोग तो सिर्फ अपने जीवन में 2 बार कर सकता है। इतना कहकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हीरा दूसरे गांव में चला गया। वो सुबह से लेकर शाम तक गांव वालों को देखता रहा कि तभी उसकी नज़र गांव में बनी हुई एक कोठी पर पड़ी। वो कोठी उस गांव के चौधरी की थी। चौधरी अपनी कोठी के बाहर एक शहरी व्यक्ति से अपनी एक जमीन का सौदा कर रहा था। हीरा उस चौधरी को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद गौर से देखने के बाद हीरा की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ता हुआ चौधरी के पास चला गया। हीरा ने कहा, इस सौदे को रोक दीजिए चौधरी साहब, ये सौदा आपके लिए सही नहीं है। चौधरी ने कहा, कौन हो तुम और ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम जानते भी हो कि ये सौदा करोड़ों का है। हीरा बोला, मेरा नाम हीरा है,
मैं कुछ दिन पहले ही विदेश से भारत आया हूँ, मगर बस में किसी ने मेरा पासपोर्ट और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। तब से मैं ऐसे ही उस चोर को पकड़ने के लिए भटक रहा हूँ। देखिए, मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हूँ और मेरी नज़र ये बता रही है कि आपके सामने ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये धोखेबाज है। हीरा की बात सुनकर चौधरी की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। चौधरी ने कहा, तो तू ये कहना चाहता है कि तू विदेश से पढ़कर आया है तो तू ज़्यादा चालाक है और मैं गांव का हूँ तो मुझ में कोई अकल नहीं है। तभी चौधरी की पत्नी अपने पति से बोली, अरे एक बार फ़ोन करके पता करने में क्या हर्ज है, हो सकता है कि इसका अंदाज़ा सही हो। सोचिए, अगर इसकी बात कुछ प्रतिशत भी सही निकली तो आप तो सड़क पर आ जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर चौधरी सोच में पड़ गया। वह तुरंत फ़ोन लगाकर किसी से बात करने लगा। अचानक चौधरी के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और जो व्यक्ति चौधरी के सामने बैठा हुआ था वो वहां से भागने लगा। चौधरी ने कहा, पकड़ो इसे, ये फ्रॉड है। हीरा ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। चौधरी ने उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चौधरी नहीं जानता था कि हीरा ने उसका भविष्य देख लिया था कि भागना वाला व्यक्ति भविष्य में चौधरी के साथ धोखा करने वाला था। चौधरी ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हीरा जी, आज आपकी वजह से मैं बर्बाद होने से बच गया। वैसे आप कहाँ ठहरे हुए हो? हीरा ने कहा, बस ऐसे ही घूम फिर रहा हूँ। चौधरी ने कहा, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार और अच्छे व्यापारी की सख्त ज़रूरत है। हीरा उस दिन से चौधरी के घर पर रहने लगा। चौधरी की बेटी कविता को हीरा पसंद करने लगा था। एक दिन चौधरी अपनी बेटी के साथ कार से शहर जा रहा था कि तभी हीरा बोला, कहाँ जा रहे हो आप? चौधरी ने कहा, अभी कुछ देर पहले बताया तो था, मुझे शहर में कुछ काम है और इसी बहाने कविता को कुछ शॉपिंग भी करा दूंगा। हीरा ने कहा, आज मत जाओ, कल चले जाना, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चौधरी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मेरा शहर जाना आज बहुत ज़रूरी है। हीरा ने कहा, अपने उस ज़रूरी काम को कल निपटा लीजिएगा। चौधरी ने कहा, हीरा तुम व्यापारी अच्छे हो, लेकिन अब तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम भविष्य देख सकते हो और तुम्हें पहले से ही आभास हो गया कि आज मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला। चौधरी की बात सुनकर हीरा पूरी तरह से घबरा गया। सच तो यही था कि हीरा ने चौधरी का भविष्य देख लिया था। वो जानता था कि कुछ देर बाद चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। चौधरी की पत्नी चौधरी से बोली, आप हीरा की बात मान क्यों नहीं लेते? अपने ज़रूरी काम को कल कर लेना। चौधरी बोला, नहीं चौधरी, मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है। चौधरी ने कहा, ठीक है, अगर आपको हीरा की बात नहीं माननी तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं कविता को आज आपके साथ नहीं जाने दूंगी। चौधरी बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चौधरी चला गया, मगर कुछ ही देर बाद चौधरी की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। कविता और उसकी माँ इस दुनिया में अब अकेली रह गई थी। इतने बड़े कारोबार को संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद चौधरी हीरा से बोली, हीरा, मेरे पति के जाने के बाद अब इतने बड़े कारोबार को कौन संभालेगा? मैंने और मेरे पति ने सोचा था कि सारा का सारा कारोबार कविता के पति के हवाले कर देंगे और हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, लेकिन वो ये दिन देख ना सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह तुमसे
हो जाए, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? चौधराइन की बात सुनकर हीरा के मन में लड्डू फूटने लगे। हीरा यही तो चाहता था। उसने तुरंत हामी भर दी और दूसरे दिन कविता और हीरा का विवाह धूमधाम से हो गया। हीरा रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन गांव वालों से मिले मान सम्मान की वजह से वो खुद को राजा समझने लगा। एक रोज रात के समय हीरा अपनी पत्नी से बोला, देखो तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। कविता ने कहा, मैं तो आपकी सेवा ही करती हूँ। देखो मैंने एक बार तुम्हारे पापा को बर्बाद होने से बचाया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो उसी दिन सड़क पर आ जाते। अच्छा मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे पैर दबा दो। हीरा की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके पैर दबाने लगी। हीरा लगातार कई घंटों तक अपनी पत्नी से पैर दबवाता रहा। थकान से जैसे ही उसकी पत्नी की आंख झपकी, हीरा तुरंत बोला, कविता जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, इसके बाद तुम्हें मेरा सर भी दबाना है। कुछ दिन के बाद हीरा अपनी पत्नी से रोज रात भर पैर दबवाता। एक रोज कविता परेशान होकर अपनी माँ से बोली, माँ इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, रोज रात भर ये मुझसे कभी पैर कभी सर दबवाते हैं, मैं सो भी नहीं पाती। चौधराइन बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मैंने सुना है कि यहाँ एक बहुत पहुँचे हुए साधु महाराज आए हैं जो सबकी मुसीबतें दूर कर रहे हैं। कल मैं तुझे चुपके से उन्हीं के पास ले चलूँगी। अगले दिन कविता की माँ अपनी बेटी को उन्हीं पहुँचे हुए साधु के पास ले गई। साधु ने कहा, क्या हुआ बेटी? कविता ने कहा, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। साधु ने कहा, तुम्हारा पति क्या करता है? कविता ने सारी बात साधु को बता दी। कविता की बात सुनकर बाबा रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, कविता से बोले, जाओ कल किसी बहाने से अपने पति को मेरे पास भेज देना। कविता बोली, क्या वो सुधर जाएंगे? साधु ने कहा, हाँ मैं अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे बिल्कुल सही कर दूंगा। कल के बाद वो तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर पाएगा। कविता और उसकी माँ खुश हो गई। अगले दिन कविता अपने पति से बोली, सुनिए जी, सुना है गांव में बहुत पहुँचे हुए महाराज आए हैं, आप उनसे मिलकर क्यों नहीं आते? हीरा बोला, हाँ मैंने भी सुना है कि गांव में कोई पहुँचा हुआ महाराज आया है। गांव वाले तो पागल हो गए और मैं पागल नहीं हूँ। कविता ने कहा, ऐसा नहीं कहते जी, क्यों ना आप उनसे एक बार मिला दें। हीरा ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, उस महाराज को उल्टा मेरे से मिलने आना चाहिए, भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। कविता मुँह लटका कर फिर से साधु महाराज के पास चली गई। कविता बोली, बाबा वो तो आने को तैयार ही नहीं, वो तो उल्टा मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। कविता की बात सुनकर साधु फिर से मुस्कुराता हुआ बोला, किसी बहाने से अपनी माँ के साथ कुछ देर के लिए दोपहर के वक्त यहाँ पर आ जाना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पति का तंत्र मंत्र से सही से इलाज कर दूंगा। दोपहर के वक्त हीरा बोला, कविता कहाँ हो तुम? तभी कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। हीरा बोला, अब यह दरवाज़ा भी मुझे खुद ही खोलना पड़ेगा, बताओ कैसे दिन आ गए हैं, अब दरवाज़ा खोलने भी मैं स्वयं ही जाऊं? इतना बोलकर हीरा ने दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने का नज़ारा देखकर वह बुरी तरह से डर गया। उसके सामने उसके पुराने गांव का सरपंच खड़ा था, जो तुरंत अंदर आ गया। हीरा ने कहा, सरपंच जी आप यहाँ कैसे?
सरपंच ने कहा, अच्छा तो तू नाईगिरी छोड़कर यहाँ चौधरी बना बैठा है। अगर मैं तेरी पत्नी और गांव वालों को बता दूं कि तूने कभी विदेश की शक्ल नक्शे में भी नहीं देखी, बल्कि तू एक नाई है, तो कभी सोचा है ये गांव वाले तेरे साथ क्या करेंगे? तेरी मार मार कर हालत खराब कर देंगे और तुझे इन लोगों के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में जेल हो जाएगी। सोच, तेरी पत्नी की नज़रों में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हीरा बोला, सरपंच जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप भला ये किसी को क्यों बताएंगे? सरपंच ने कहा, तेरी पत्नी कविता मेरी दूर की रिश्तेदार है। हीरा ने कहा, क्या? सरपंच ने कहा, और सुन नाई, तेरी पत्नी को मैंने सब बता दिया है। वो बेचारी तेरे आतंक से बेहद परेशान हो चुकी थी। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। हीरा बोला, ये आपने क्या कर दिया सरपंच जी? वो गांव में अब सबको बता देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सरपंच ने कहा, नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है कि ये राज वह किसी को नहीं बताएगी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। हीरा ने पूछा, कैसी शर्त? सरपंच ने कहा, यही कि आज के बाद तू उसका हर काम करेगा, यहाँ तक कि तू उसके पैर भी दबाएगा। एक जिम्मेदार पति की तरह उसे पत्नी का दर्जा देगा, ना कि उसके साथ गुलामों की तरह व्यवहार करेगा। हीरा ने कहा, मुझे मंजूर है। सरपंच बोला, तो ठीक है। इतना बोलकर सरपंच वहां से चला गया, मगर बाहर आते ही सरपंच साधु में परिवर्तित हो गया और सीधा कविता के पास जाकर बोला, जाओ, मैंने तुम्हारे पति को सुधार दिया है। कविता खुश होती हुई वहां से चली गई। उसने घर जाकर देखा कि हीरा डरा हुआ कविता की ओर देख रहा था। हीरा बोला, अरे तुम आ गई, तुम थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। उस दिन के बाद से हीरा नाई की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। फिर कविता और उसकी माँ हीरा के साथ आनंद से रहने लगी और अपना आगे का जीवन मज़े से बिताया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।